So practical question 4. This is type 5. This is type 5. देखते टाइप 5 के क्वेश्चन में क्या होता है. देखो, द ईयर इज एंडिंग ऑन 30th June 2022. So this is the accounting year ends on 30th June 2022. So we need to find the value of a stock on 30th June 2022. टाइप 5 के क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखना. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ अ स्टॉक in a business was done on 23rd June 2022. यानी स्टॉक टेकिंग हुआ कब? ईयर एंड होने से 7 दिन पहले. 7 दिन पहले स्टॉक टेकिंग हुआ. तो क्या लग रहा है, ये जो टाइप 5 का क्वेश्चन है, ये कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन का ऑपोजिट है? टाइप 3। टाइप 3. क्योंकि टाइप 3 में ईयर एंड होने के 10-15 दिन बाद स्टॉक टेकिंग होता है, और टाइप 5 के क्वेश्चन में ईयर एंड होने से पहले 7-10 दिन पहले, ईयर एंड होने से 7-10 डेज पहले स्टॉक टेकिंग होता है. तो ये टाइप 3 के क्वेश्चन का ऑपोजिट है. ठीक है, कैसे सॉल्व करना है डिस्कस करते हैं. द वैल्यू ऑफ द स्टॉक was rupees 48 lakhs. अच्छा, इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक मींस व्हाट? स्टॉक फिजिकल. प्रेजेंट इन द गोडाउन। Stock present करेक्ट. in godown. वेरी नाइस. सो वो 48 लाख का पाया गया है. एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस बिटवीन 23rd June to 30th June. तो ये 7 दिन में क्या ट्रांजैक्शंस हुए, उसका डिटेल्स अपने को पॉइंट 1 to 4 में दिया हुआ है. तो उसको रीड करने से पहले थोड़ा सा माइंडसेट प्रिपेयर करते हैं. माइंडसेट कैसा देखना. ट्रेडिंग अकाउंट 23rd जून से लेकर 30th जून. क्योंकि 23rd जून को स्टॉक टेकिंग हुआ है. 23rd जून को स्टॉक टेकिंग हुआ है, और मेरा ईयर एंड होता है 30th जून. हम लोग को 30th जून का स्टॉक चाहिए. सो 23rd जून को स्टॉक हमने निकाला है थ्रू फिजिकल वेरिफिकेशन. 23rd जून इस वाले ट्रेडिंग अकाउंट का स्टार्टिंग डेट है. तो फिजिकल वेरिफिकेशन में जो हमने स्टॉक को निकाला है वो ये वाले ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ओपनिंग स्टॉक है. ये सोनो Yes, sir. क्लियर है. देन परचेजेस, 7 दिन का परचेजेस. सेल्स, 7 दिन का सेल्स. सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, एंड सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज, फटाफट, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज Cost. COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो इस क्वेश्चन में देखो, टाइप 5 के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा? 23rd जून का ओपनिंग स्टॉक, ये 7 दिन का परचेजेस,
7 दिन का सेल्स, सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स से माइनस करेंगे तो मिलेगा मेरे को 7 दिन का सीओजीएस, यानी 7 दिन में जितने गुड्स सेल हुए हैं उनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 7 दिन में जितना सेल हुआ है उसका सीओजीएस मिलेगा, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करके। ये सब कुछ करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट को जब हम बैलेंस करेंगे तो हमें क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा, जो कि 30 जून 2000 जो भी ईयर है उसका क्लोजिंग स्टॉक। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा अप्रोच इज मूविंग फॉरवर्ड। टाइप 3 के क्वेश्चन में क्या था? मूविंग बैकवर्ड। अभी टाइप 5 के क्वेश्चन में मूविंग फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड कैसे चलेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टेटमेंट का माइंडसेट बनाओ, स्टेटमेंट के लिए माइंडसेट बनाओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 4 में देखो, जैसा हमने पढ़ा कि इधर में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक करने से पता चला है कि 48 लाख का स्टॉक है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब, जैसा कि आपने कहा, कि गोडाउन में जो फिजिकली मौजूद है वो स्टॉक। और इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट लास्ट लाइन में पढ़ो, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑन 30 जून 2022। सो वैल्यू ऑफ द स्टॉक में तो, वैल्यू ऑफ द स्टॉक में तो सब कुछ आ जाएगा। वैल्यू ऑफ द स्टॉक में तो, वैल्यू ऑफ द स्टॉक डज नॉट ओनली मीन स्टॉक लाइंग इन गोडाउन। क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा कि वैल्यू ऑफ द फिजिकल स्टॉक, क्वेश्चन ने क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब क्या? अकाउंटिंग ईयर के एंड में जितने भी गुड्स का मालिक है बिजनेस एंटिटी, चाहे वो स्टॉक बिजनेस एंटिटी के गोडाउन में है या बिजनेस एंटिटी के सप्लायर के पास, उसके पास है, कस्टमर के पास है, वो अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में, या फिर बिजनेस एंटिटी के किसी एजेंट यानी कंसाइनी के पास है, या बिजनेस एंटिटी ने अगर किसी सप्लायर से गुड्स परचेज कर लिया है तो वो गुड्स रास्ते में है, इन ट्रांजिट। तो ये सब इंक्लूड हो जाता है इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो क्वेश्चन ने वैल्यू ऑफ स्टॉक पूछा है, वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक नहीं पूछा। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक में सब कुछ आ जाता है, इंक्लूडिंग द स्टॉक विच इज फिजिकली प्रेजेंट इन द गोडाउन एंड वेयरहाउस। सो वैल्यू ऑफ स्टॉक में गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है वो आ जाएगा, वो तो आएगा ही। कस्टमर के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, अप्रूवल पेंडिंग है, तो वो भी इंक्लूड होगा। कंसाइनी यानी एजेंट को जो स्टॉक दिया था सेल करने के लिए, अगर वो कंसाइनी के पास अनसोल्ड है, अभी तक कंसाइनी सेल नहीं किया ईयर के एंड तक, तो वो भी आ जाएगा। सप्लायर से अगर बिजनेस एंटिटी ने कोई गुड्स परचेज कर लिया तो वो रास्ते में इन ट्रांजिट है, तो वो भी इंक्लूड होगा। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो 48 लाख है ये फिजिकल स्टॉक इन गोडाउन, जैसा कि आपने कहा। तो ये समझ में आया? और अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30 जून 2022, जिसमें सब आएगा। तो हम लोग को अब स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, और स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए माइंडसेट क्या होना चाहिए?
mindset should be the starting point, स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में, द स्टॉक ऑन 23 जून 2022, है ना? ये रहा, देखो, माइंड मैप। स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए माइंड मैप बनाओ। स्टॉक ऑन 23 जून 2022, वो 48 लाख दिया हुआ है। उसमें एट परचेजेस 7 दिन का, लेस सीओजीएस, जितना गुड्स बेचा है इन 7 दिनों में उसका सीओजीएस को माइनस करके मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये माइंडसेट होना चाहिए, माइंड मैप। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी 48 लाख। क्लियर है? यस ऊपर, करेक्ट, करेक्टली अंडरस्टूड। ठीक है, चलो अभी स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट इज 48 lakhs। ठीक है, अब रोमन 1 2 3 4। चलो, रोमन 1, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी बिजनेस एंटिटी ने अपने कुछ गुड्स को कंसाइनमेंट बेसिस में भेजा है। कंसाइनमेंट बेसिस में भेजने का मतलब अपने किसी एजेंट को दिया है बेचने के लिए। एजेंट को दिया है बेचने के लिए। एजेंट को क्या बोलते हैं? कंसाइनी। और बिजनेस एंटिटी क्या है? कंसाइनर। तो बिजनेस एंटिटी ने कुछ गुड्स को कंसाइनमेंट बेसिस में अपने एजेंट कंसाइनी को भेजा है, ताकि वो एजेंट इन गुड्स को बिजनेस एंटिटी के बिहाफ में मार्केट में कस्टमर्स को बेच पाए। सो आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट वर्थ ₹240,000 वर अनसोल्ड। वर अनसोल्ड मतलब ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक में काउंट होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। होगा, अनसोल्ड है। सो 240,000 का गुड्स वर अनसोल्ड लाइंग विद द कंसाइनी। तो ये गोडाउन में नहीं है, तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं मिला होगा, क्योंकि ये कंसाइनी के पास अनसोल्ड है। तो बिजनेस एंटिटी का क्लोजिंग स्टॉक है, तो स्टॉक में इंक्लूड होगा, ऐड होगा। इंक्लूड मतलब ऐड करेंगे। सो 240,000 को ऐड करूं,
ऐड। ठीक है, नेक्स्ट, परचेजेस ऑफ रुपीज 4 लाख। 4 लाख का परचेजेस है, मतलब ये 7 दिन में 4 लाख का परचेज हुआ, were made out of which goods worth rupees 1,60,000, goods worth rupees 1,60,000 were delivered on 5th July 2022। तो 4 लाख का परचेज किया है, इन 7 दिनों में 4 लाख का गुड्स परचेज किया, जिसमें से 1,60,000 का गुड्स डिलीवर कब हुआ? 5 जुलाई 2022, यानी 30 जून के बाद। तो एज ऑन 30 जून 2022, सुनना ठीक से, एज ऑन 30 जून 2022, ये जो 1,60,000 का गुड्स है, इसका पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है? दीज आर गुड्स इन ट्रांजिट, बिकॉज इन 7 दिनों, इन 7 डेज में 4 लाख का गुड्स वर परचेज्ड, out of which goods worth rupees 1,60,000 were delivered on 5th July 2022। यानी ये जो 1,60,000 का गुड्स है, इनका पोजीशन ऑन 30 जून 2022 क्या है? गुड्स इन इन ट्रांजिट। ट्रांजिट। तो ये भी मेरे स्टॉक में इंक्लूड होगा। होएगा। ठीक है, तो मेरे को बताओ, व्हाट अबाउट द रेस्ट 2,40,000? व्हाट अबाउट द रेस्ट 2,40,000? ये 2,40,000 का गुड्स रिसीव हो चुका है। 4 लाख में से 1,60,000 जितना गुड्स आर इन ट्रांजिट,
and 2,40,000 जितना goods have been purchased and received. तो ये परचेजेस एंड रिसीव्ड है, तो ये भी आ चुका है, गोडाउन में आ चुका है, राइट। कब आ चुका है? 23 जून के बाद, बिकॉज ये जो परचेज हुआ ये कब हुआ है? 23 जून से 30 जून के बीच में, इन 7 दिनों में। तो ये 23 जून के बाद गोडाउन में आ गया है, रिसीव्ड, परचेज्ड एंड रिसीव्ड। यानी क्या समझे? 7 डेज में जो 4 लाख का गुड्स परचेज हुआ है, उसमें से 1,60,000 जितना गुड्स इन ट्रांजिट है एंड 2,40,000 जितना गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन गोडाउन। बट ये रिसीव्ड इन गोडाउन कब हुआ है? 23 जून के बाद। यानी ये 48 लाख में अभी भी इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज 48 लाख का स्टॉक अपने कब काउंट किए थे? 23 जून। एंड ये परचेजेस कब हुआ है? ये 7 डेज में। तो 4 लाख का जो परचेज अपने किए, उसमें से 2,40,000 जितना गुड्स गोडाउन में अभी आया है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है? अपने एक तरीके से टोटल में 4 लाख को ही ऐड कर दिया है, टोटल में 4 लाख को ही ऐड कर दिया है। 4 लाख का टोटल परचेजेस ऐड हो चुका है, 4 लाख का टोटल परचेजेस ऐड हो चुका है। परचेजेस को क्या करना है? अपने को ऐड करना है। यस बानी, टेल मी। सर आई वाज आस्किंग कि सर हम लोग डायरेक्टली 4 लाख नहीं लिख सकते, लाइक डिवीजन दिखाना इम्पोर्टेंट है। यस बेटा। ओके सर। नेक्स्ट। सो रोमन 1 एंड 2 हो गया है। रोमन 3, सेल्स व रुपीज 13,60,000। ठीक है, सेल्स व रुपीज एट 13,60,000 विच इंक्लूड, सेल्स में इंक्लूडेड है, यानी ये 7 डेज में, ये 7 डेज में 13,60,000 का सेल्स हुआ है, विच इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। तो अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में 3,20,000 का गुड्स सेंड किए हैं, सेंट मतलब भेजा है। तो अप्रूवल और रिटर्न बेसिस में जब गुड्स को भेजते हैं, उसी टाइम सेल का एंट्री पास कर लेते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसीलिए 13,60,000 का सेल्स इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। Half of these goods were returned before 30th June 2022। इनमें से आधा गुड्स रिटर्न हो चुका है, आधा गुड्स रिटर्न हो चुका है 30th जून से पहले। तो क्या करना है बोलो इसको? सेल्स से रिटर्न के केस में सेल का रिवर्स एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट।
So 3,20,000 का half is how much? Rupees 1,60,000. Rupees 1,60,000. So 1,60,000 जितना सेल्स रिटर्न हो चुका है, तो उसके लिए एंट्री पास होगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो सेल्स में से अपने 1,60,000 को माइनस करेंगे, सेल्स में से अपने 1,60,000 को माइनस करेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो हम लोग क्या करेंगे, एक नोट बनाएंगे नीचे में, टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या फिर एक काम करें, इसी में कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करना है, लेस ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1,60,000 का गुड्स रिटर्न हुआ है, ये 7 डेज में रिटर्न हुआ है। यानी आफ्टर 23 जून 2022 के बाद, 23 जून के बाद ही रिटर्न हुआ है। सो 23 जून के बाद ही गोडाउन में वापस आया, तो इसको भी गोडाउन के स्टॉक के साथ ऐड करेंगे, इसको भी गोडाउन के साथ हम ऐड करेंगे, बिकॉज ये रिटर्न होकर आया कहां पर, गोडाउन में। कब आया, 7 डेज में। 7 डेज मतलब 23 जून 2022 के बाद, तो इसको भी गोडाउन के साथ ऐड कर देंगे। तो ऊपर में ऐड, अब जो अपने स्टॉक में ऐड करेंगे वो तो कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करेंगे ना। जब स्टॉक रिटर्न हुआ, गोडाउन में आया, गोडाउन में वो बाकी स्टॉक के साथ इंक्लूड कर देंगे। तो जो अपने इंक्लूड करेंगे वो तो एट कॉस्ट प्राइस करेंगे ना। तो अपने को जो ऐड करना है, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1,60,000 का गुड्स विच हैज बीन रिटर्न। एंड देखो, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस करना है। 1,60,000 के सेल्स वैल्यू, इसमें से प्रॉफिट को माइनस करके वी विल गेट द कॉस्ट प्राइस। तो देखो नीचे क्या दिया हुआ है, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, यानी प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट।
So if profit is 25% on cost, it is 20% on sales. याद करो पोएम को. If profit is 25% on cost, it is 20% on sales. Yes or no? Clear है. तो इसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? 1,60,000 का सेल्स वैल्यू है, उसका 20% इज 32,000. प्रॉफिट इज 32,000 माइनस करो तो आ जाएगा कॉस्ट विच इज कमिंग टू रुपीज 1,28,000. ओके. नेक्स्ट. सर बाकी जो 1,60,000 का गुड्स है, 3,20,000 का गुड्स हमने सेंड किया था अप्रूवल बेसिस, जिसमें से 1,60,000 का गुड्स 30th जून से पहले रिटर्न हो चुका है. तो रिटर्न के लिए हमने क्या किया? हाफ ऑफ द गुड्स मतलब 3,20,000 का हाफ इज 1,60,000. तो गुड्स जब रिटर्न होता है तो सेल्स में से माइनस कर देते हैं. सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. अब रिटर्न होकर ये गुड्स आया कहां पर? गोडाउन में. तो गोडाउन में जो स्टॉक हमारा पड़ा हुआ था उसके साथ ये ऐड हो जाएगा, और अपने ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे. तो 1,60,000 का जो गुड्स रिटर्न हुआ है उसका कॉस्ट प्राइस को निकाला. से कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे कैसे? सेल्स प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करके. बिजनेस प्रॉफिट लगाता कैसे? 25% on cost. So if profit is 25% on cost, it is 20% on sales. So 1,60,000 का 20% is 32,000. So इसमें 32,000 का प्रॉफिट है, माइनस कर दो. 1,60,000 minus 32,000 is rupees 1,28,000 is the cost price. तो इसको 1,28,000 में बाकी स्टॉक जो गोडाउन में है उसके साथ ऐड कर दिया. रिमेनिंग हाफ 1,60,000. क्वेश्चन इज साइलेंट, तो हम लोग क्या मानेंगे? द सेल इज अप्रूव्ड. एज सिंपल एज दैट. बिकॉज पेंडिंग अप्रूवल के लिए द क्वेश्चन शुड मेंशन, स्पेसिफिकली मेंशन कि द अप्रूवल इज पेंडिंग. Otherwise, if the question is silent, so we shall always assume approval. So the remaining 1,60,000 goods have been approved. The sale of remaining 1,60,000 goods has been approved. तो सेल हैज बीन अप्रूव्ड यानी हम लोग सेल का एंट्री तो गुड्स को भेजते टाइम ही रिकॉर्ड कर लिए थे. तो अभी जब सेल अप्रूव हो गया है तो उसका अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज वो गुड्स को भेजते टाइम ही सेल रिकॉर्ड हो गया था. ओके. सो हो गया रोमन 1 2 3. नाउ द लास्ट रोमन 4. Goods costing rupees 2,40,000 have been sold for rupees 1,20,000. यानी कुछ गुड्स ऐसे हैं
जिनका कॉस्ट ₹2,40,000 का था, बट उसको बेचा है, बेच दिया है, अभी वो फिजिकली गोडाउन में नहीं है, यानी बिजनेस एंटिटी अब उसका मालिक नहीं है, वो बिजनेस एंटिटी का स्टॉक नहीं है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी ने उसको बेच दिया है। तो 2,40,000 का गुड्स बिजनेस एंटिटी ने 1,20,000 में बेचा है। 2,40,000 का गुड्स बिजनेस एंटिटी ने 1,20,000 में बेचा है। ठीक है, तो मेरे को बताओ, 1,20,000 में बेचा है, यानी ये जो आइटम है इसको अपने एबनॉर्मल आइटम बोलते हैं। ये जो आइटम है, इसका सेल्स वैल्यू ₹1,20,000 है। ये 1,20,000 जो है इस 12 लाख में इंक्लूडेड है। ये जो 1,20,000 है ये इस 12 लाख में इंक्लूडेड है, बिकॉज ये अब नॉर्मल आइटम सेल हुआ है इन्हीं 7 दिन में, इन्हीं 7 दिन में ये सेल हुआ है। तो इसका जो सेल्स वैल्यू ₹1,20,000 ये 12 लाख में इंक्लूडेड है। तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, देखना पहले, एक बार हम क्या कर रहे हैं, ये एबनॉर्मल आइटम का सेल्स वैल्यू को माइनस कर, क्यों मैं बता रहा हूं, आप भी करो मेरे साथ। माइनस करने से क्या मिल गया मेरे को, the sales value of all the normal items, the sales value of all the normal items. So 10,80,000 is the sales value of all the normal items. ठीक है, टोटल सेल्स मेरा 13,60,000 का था, जिसमें से 1,60,000 का सेल्स रिटर्न हो चुके, तो नेट सेल्स 12 लाख का है। 12 लाख में से 1,20,000 का सेल इज ऑफ एबनॉर्मल आइटम। तो एक बार एबनॉर्मल आइटम के सेल्स अमाउंट को माइनस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, कर क्या रहे, 10,80,000, ये मेरा सेल्स अमाउंट ऑफ नॉर्मल आइटम्स है, नॉर्मल आइटम्स है। एक बार के लिए हटाया, डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो 10,80,000 इज माई सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल आइटम, और नॉर्मल आइटम को हमने एट कॉस्ट प्लस 25% में बेचा है। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है, 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज 20% ऑन सेल्स, ये केवल नॉर्मल आइटम्स के लिए है, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम का कॉस्ट तो 2,40,000 था, जिसको आपने 1,20,000 में बेचा। तो ये जो जीपी का रेट है, 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज 20% ऑन सेल्स, ये केवल नॉर्मल आइटम्स के लिए है। तो इसीलिए एक बार हमने नॉर्मल आइटम्स का सेल्स अमाउंट को निकाला, विच इज कमिंग टू 10,80,000, विच इज कमिंग टू 10,80,000। अब इसमें से हम, इस अमाउंट पर हम ग्रॉस प्रॉफिट का रेट अप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल आइटम्स को निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल आइटम्स, 25% on cost means 20% on sales. So 10,80,000 into 20% is coming to how much? 2,16,000. So this is amount of gross profit on normal items. तो नॉर्मल आइटम के सेल्स अमाउंट, नॉर्मल आइटम का सेल्स अमाउंट 10,80,000 में से नॉर्मल आइटम्स का ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया 2,16,000 करके, जो आएगा कितना आ रहा है करके, 8,64,000।
दिस इज COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड of normal items. This is cost of goods sold of normal items. यानी जो नॉर्मल आइटम बेचा है उसका कॉस्ट इज 8,64,000। इसके साथ हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ एबनॉर्मल आइटम्स। एबनॉर्मल आइटम्स जो बेचा उसका कॉस्ट कितना है? 2,40,000। 2,40,000, सो 2,40,000 इधर में ऐड कर दिया। नाउ यू गेट the total cost of goods sold. The total cost of goods sold. The total cost of goods sold. This is the total cost of goods sold. यानी जितना भी गुड्स हमने बेचा है, नॉर्मल आइटम हो या एबनॉर्मल आइटम हो, उसका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को उसका टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कमिंग टू टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कमिंग टू 11,04,000। अभी एक पॉइंट में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये जो 11,04,000 है, 11,04,000 में एबनॉर्मल आइटम्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 ऐड करके आया ये। हाँ यार, तो 11,04,000 में एबनॉर्मल आइटम्स का भी COGS इंक्लूडेड है। करेक्ट। अब 11,04,000 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट, माइनस, लेस। तो 11,04,000 लेस हो जाएगा। लेस करेंगे, COGS को लेस करना है, क्योंकि हमारा माइंड मैप क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस COGS इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS को लेस करना है, यानी 11,04,000 को लेस करना है। अब सोचो जरा, इसी 11,04,000 में इसी 11,04,000 में 2,40,000 भी लेस हो रहा है। इसी 11,04,000 में 2,40,000 जो एबनॉर्मल आइटम का COGS है वो भी लेस हो रहा है। और वो जो एबनॉर्मल आइटम है वो सेल हुआ है ये 7 डेज में। यानी कि एबनॉर्मल आइटम हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ था ऑन 23 जून 2022। यानी हमारा जो एबनॉर्मल आइटम है वो इस 48 लाख में इंक्लूडेड है एट इट्स कॉस्ट प्राइस 2,40,000। बिकॉज एबनॉर्मल आइटम सेल हुआ ये 7 डेज में, यानी इससे पहले एबनॉर्मल आइटम हमारे स्टॉक में पड़ा हुआ था। यानी 23 जून 2022 को जब फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ तो उसमें एबनॉर्मल आइटम भी था, तो वो 48 लाख में इंक्लूडेड है।
at 2,40,000. So this abnormal item is included in 48 lakh at 2,40,000. और इधर में ये 11,04,000 में इंक्लूडेड है 2,40,000, और 11,04,000 को हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो इसी में 2,40,000 भी माइनस हो रहा है, इसी के साथ 2,40,000 भी माइनस हो रहे हैं। तो देखो 48 लाख में 2,40,000 इंक्लूडेड था, अभी 11,40,000 में भी 2,40,000 इंक्लूडेड है, एंड 11,04,000 में 2,40,000 इंक्लूडेड है, एंड 11,04,000 को अपने माइनस कर रहे हैं। तो एबनॉर्मल आइटम पूरे स्टेटमेंट से आउट हो जा रहा है। आउट होना भी चाहिए, क्योंकि एबनॉर्मल आइटम सेल आउट हो चुका है, वो स्टॉक में नहीं है। स्टॉक में कब था? 23 जून 2022 को था, 48 लाख में। अभी एबनॉर्मल आइटम ये 7 डेज में सेल हो गया है, तो इसका सीओजीएस को हमने माइनस कर दिया, तो ये स्टेटमेंट से आउट हो चुका है। 11,04,000 में 2,40,000 इंक्लूडेड है, 11,04,000 को अपने माइनस कर रहे हैं, यानी इसी में 2,40,000 भी माइनस हो रहा है। सो हमारा एबनॉर्मल आइटम स्टेटमेंट से आउट हो जा रहा है, होना भी चाहिए, बिकॉज वो सेल आउट हो चुके हैं, स्टॉक में इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर है? तो अब चलो फाइनल कैलकुलेशन करो। तो फाइनल आंसर इज 44,64,000. दिस इज माई value of inventory on 30 जून 2000. ठीक है, क्लियर है? सो इसी के साथ इन्वेंट्रीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी हमने क्लास में ही सॉल्व कर लिया है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। अब जैसा कि अपने हर चैप्टर की बात करते हैं, हम लोग को अब इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस को, एमटीपीज एंड आरटीपीज के क्वेश्चंस को घर में लिखकर सॉल्व करना है। कोई डाउट होगा तो पूछना है। क्लियर है? ओके।